नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। बुलेटिन में अब शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। 15 नवंबर को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासियों के लिए सरकार जहां भोपाल में बड़ा आयोजन कर रही है, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों की स्थिति कैसी है, ये आपको बताते हैं। मंदसौर की आदिवासी लड़की सागू डावर आज यहाँ स्ट्रीट लाइट में पढ़ने को मजबूर है। सागू जूनियर हॉकी की नेशनल खिलाड़ी है और अपनी मां के साथ घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन का काम कर घर का खर्च चलाती है। लेकिन आज मंदसौर का जिला प्रशासन सागू के पीछे पड़ गया है। उसके घर की लाइट काट दी गई है और उसकी सरकारी जमीन पर बना उसका झोपड़ा तोड़ने के लिए उसे 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मंदसौर में रहने वाली जूनियर हॉकी की नेशनल प्लेयर सागू का परिवार पिछले 35 सालों से एक सरकारी जमीन पर अपना झोपड़ा बनाकर रहता आ रहा है। 18 साल की सागू के पिता की मौत हो चुकी है। एक बड़ा भाई जो कमाने वाला था, उसकी भी मौत 2 साल पहले करंट लगने से हो गई थी। मंदसौर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के चलते ही इस परिवार को भी सरकारी नोटिस मिला था, जिसमें तहसीलदार द्वारा कहा गया था कि 7 दिन के अंदर ये लोग अपनी व्यवस्था कहीं और जमा ले। लेकिन एक दिन बाद ही इनके घर की लाइट विद्युत मंडल द्वारा काट दी गई और अब हालात ये हैं कि पूरा परिवार अंधेरे में बैठा है। बड़ी बात यह है कि सागू की 12वीं की बोर्ड परीक्षा 19 नवंबर से शुरू हो रही है, लेकिन वो बिना लाइट के अंधेरे में पढ़ाई कैसे करे। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और पास ही लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे ही कुर्सी लगाकर पढ़ने बैठ गई। अब प्रशासन का बर्ताव उसके साथ चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई रोकना नहीं चाहती है। इन लोगों ने झाड़ू पोछा बर्तन में जो अपनी जिंदगी भर की कमाई की थी, उसमें से 1.5 लाख लगाकर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था, जिस पर घर का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन बनाने वाले ठेकेदार के रुपए देना अभी बाकी है, जिसकी वजह से अब ठेकेदार भी इनके फोन नहीं उठा रहा। और मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ और हॉकी खेलती हूँ। हॉकी में अभी नेशनल खेल के आई हूँ 7-8 दिन पहले, और नगर पालिका से आए दिन परेशान करते रहते। और अभी कुछ 2-3 दिन पहले झोपड़ा तोड़ने आए थे घर के, यहाँ से हटा लेना। तो मेरा अभी जब तक हमें अगर दूसरी जगह व्यवस्था नहीं कर देते, हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। और उन्होंने बोला था कि 7 दिन की मोहलत दी थी उन्होंने, पर कल MPP से कुछ लोग आए और बिजली ये हमारा बिजली कनेक्शन काट गए। उस कारण मेरी 12th की एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाली है, तो उस कारण मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही सर। और कल रात को मैं यहाँ बाहर बैठ के पढ़ रही थी एक बत्ती में, ट्यूबलाइट में सर। कब से एग्ज़ाम है? मेरी 19 नवंबर से 12th की प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है सर। और क्या करती है आप दिन भर? सर मैं मॉर्निंग में स्कूल जाती हूँ, उसके बाद मेरी 12 बजे छुट्टी होती है। खाना वाना खा के मैं झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने जाती हूँ सर। उसके बाद आके एक कोचिंग रहती है मेरी 12th की, जो मैं कोचिंग से डायरेक्ट ग्राउंड जाती हूँ 2 घंटे प्रैक्टिस करके, और वापस आके 2 घर बर्तन मांजना रहता है मेरा, मैं वो करती हूँ सर। फिर पढ़ाई का टाइम तो रात को मिलता है? सर पढ़ाई करने का टाइम रात को ही मिलता है, और अभी तो लाइट भी काट दी, तो उस कारण मेरी पढ़ाई रुकी है सर। मेरे को यहाँ से झुपड़ा ताड़ा तोड़ी कर रहे, मेरे को बहुत टेंशन लग रही है। और मेरी बेटी पढ़े, परसों तहसीलदार आया, झुपड़ा तोड़ा तोड़ी कर रहे। कल मेरी कनेक्शन लाइट की कनेक्शन काटा गया, तो मेरी बेटी की पढ़ाई नहीं हो रही। और मैं 3 साल पहले 10 घरों में काम करूं, 2-2.5 लाख पैसा बियाता उठाए के मैंने पलट ली। बार बार मेरे को नोटिस दिया गया, तो मैं अगली औरत, मेरा घर वाला ने, मेरा बड़ा बेटा साथ वही गया, तो मैं 2 बच्चा छोटा न, बड़ी बहन न, सागू छोटी, 5 परिवार। तो मैं कल का दिन यहाँ से भगाएगी तो कहाँ जाऊँ, कह के भी पलट लेके रख दी। और 2.5 लाख पैसा बियाता उठाए, तो वो काम चालू करो। काम चालू करता करता आधो मकान रुक गयो। तो ये बोल रहे कि नगर पालिका वाला और तहसीलदार आए कि गरीब रोजनामा में मिला, गरीब रोजनामा पट्टा मिला। मेरे को गरीब रोजनामा नहीं मिला, मैं मेरे जेब से पैसा से खर्चा, और 2-2.5 लाख रुपया मेरे ब्याज से कर्ज वही गया। और मेरे से यहाँ ठहरे, तो मैं यहाँ कॉलोनी में मेरा झाड़ू पोछा बर्तन को काम है। वो मेरी बेटी की पढ़ाई कैसे करूँ, गिरावन दूर पर मेरे को बाहर वगैरह झुपड़ा तोड़ा तोड़ी करो, तो मैं कैसे करके कमे का काम बच्चों को कैसे करके आगे बढ़ाऊँ। तो मेरे को काम भी रहने की जगह सरकार वाला मेरे को कुछ ना कुछ सुविधा करा, तो मेरी बेटी को मैं आगे बढ़ाई सीखूँ। और 2 भाई छोटा है, 10वीं पास है, 11वीं पढ़ रहा, 12वीं को फार्म भराऊँ। वो एक बड़ी बेटी है, नमी 2 माई बेटी काम करा, और मेरी बेटी की पढ़ाई कुछ नहीं हो रही, लाइट कनेक्शन काटेंगे। और रात में 10-11 बजे पढ़ती, तो बाहर बैठ के पढ़ती। तो इनको अच्छा लग रहा है कि बहुत गाली गलत कर रहे। तहसीलदार आया और नगर पालिका वाला आया कि गरीब रोज नाम मिले करे, तो मेरे जेब से 1.5 लाख पैसा में मैंने पलट कर दी। और मकान भी मैं बताई सकते अलावदा खेड़ी, वो पट्टो मेरे नाम से बटे, तो मेरे गरीब रोड नाम नहीं मिलो। मंदसौर DM द्वारा कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज न लगाने वाले लोगों के लिए अनोखा आदेश जारी किया गया है। आदेश में यह साफ किया गया है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा डोज नहीं लिया है,
उन्हें अब शासन संधारित मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आदेश जारी होने के बाद इसका असर मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में देखने को मिल रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर ऐसे लोगों को रोका जा रहा है जिन्होंने समय पूरा होने के बाद भी अब तक दूसरा डोज नहीं लगवाया है। वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को मंदिर में दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा मंदिर के बाहर वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए ताकि जिन लोगों का दूसरे डोज का समय पूरा हो चुका है वे यहां वैक्सीनेशन करवा सके। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों के प्रवेश हेतु कंपलसरी किया गया है कि सभी का टीकाकरण आवश्यक हो। टीकाकरण के पश्चात ही यहाँ पे जो है प्रवेश दिया जाएगा। जिनका टीकाकरण हो चुका है वो अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे, उसके पश्चात जो है उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के अनुसार यहाँ पे निर्देशानुसार यहाँ पे समस्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मेले को लेकर भी यहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर लाइट डेकोरेशन और सुसज्जा वगैरह के लिए भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। साथ ही मेले को लेकर यहाँ पे तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई हैं और साथ ही दर्शनार्थियों के प्रवेश निर्गम व्यवस्था आदि पे यहाँ पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए। मंदसौर जगन्नाथ मंदिर में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जिसमें चोरों ने इलेक्ट्रिक कटर से पहले मंदिर का ताला काटा और उसके बाद आराम से बैठकर दान पात्र भी काट दिए। ये पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है और अब पुलिस कह रही है कि मामले की जांच की जाएगी। जल्द ही चोरों का पता भी लगा लेंगे। CCTV कैमरे में देखें तो पता लगता है कि पहले चोरों ने कटर से ही मंदिर में ताला काटा और उसके बाद दान पात्र को भी काट दिया। आश्चर्य की बात यह भी है कि पशुपतिनाथ मंदिर के पास लगे इस मंदिर में चोर काफी देर तक कटर चलाते रहे, लेकिन किसी को आवाज सुनाई नहीं दी, जबकि पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी रहती है। हालांकि ये मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई और न तो पुलिस को पता लगा, ना ही मंदिर से थोड़ी दूर पर रह रहे पुजारी और उसके परिवार को कोई आवाज आई। बहरहाल चोर मंदिर की बिजली इस्तेमाल करके मंदिर में चोरी कर गए। पुलिस के हाथ में सबूत के नाम पर सिर्फ CCTV फुटेज है। आज मंदिर है, उसमें रात को अज्ञात तत्वों द्वारा कैमरे में ऐसा देखने में आया कि CCTV कैमरे में जो आया है कि कैलेंडर के द्वारा उन्होंने ताले तोड़े। उसके बाद दान पेटी जो रखी है उसको भी 10+ करके उसमें से कुछ रुपए लगे गए। प्रातःकाल जब मैं उठा और उठ करके मंदिर खोलने के लिए गया तो नीचे के जो ताले हैं वो तो लगे हुए हैं और ऊपर ताले गायब हैं। फिर देखा तो फिर मैंने जाकर सबसे पहले अध्यक्ष महोदय को सूचना करी। उसके बाद पूर्व अध्यक्ष महोदय को, सचिव महोदय को, कोषाध्यक्ष महोदय को सबको सूचित करें। कितनी चोरी का? अब ये तो लगभग नहीं बताया जा सकता, भगवान का भंडार है वो, तो उसमें ये नहीं कह सकते। क्या क्या चोरी हुआ है, किस किस के ताले? दान पेटी को ही तोड़ा गया है और गेट के ताले टूटे हैं और दान पेटी तोड़ करके उसमें से कितने रुपए गए ये तो द्वारकाधीश ही जान सकते हैं। चोरी के वक्त मंदिर में कौन था? चोरी के वक्त में मंदिर में कोई नहीं था। मंदिर परिसर के पास में जो मेरे कमरे हैं वहाँ मैं, मेरी पत्नी और मेरी बालिका अंदर सोए थे, परंतु ना तो मेरे को कैलेंडर की आवाज़ आई, ना ऐसा कोई मतलब आवाज़ आई जिससे कि मैं उठ सकूं और देख सकूं। परिवार में हम 3 सदस्य थे, 3 में से किसी को पता नहीं चला कि ऐसी कोई घटना घटी। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने कहा कि पशुपतिनाथ मंदिर के पास द्वारकाधीश मंदिर है जो दर्जी समाज का है। वहां के पुजारी महेश द्विवेदी है जिन्होंने मंदिर में जाकर देखा कि ताले टूटे हुए थे तथा दान पेटी को कटर से काटा गया था। इस संबंध में रिपोर्ट करने आए हैं। वहां के CCTV भी प्राप्त हुए हैं जिसमें चोर कटर से काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारियां तथा भौतिक तत्वों के आधार पर जांच की जा रही है। एक दर्जी समाज का मंदिर है, द्वारकाधीश भगवान का मंदिर है पशुपतिनाथ जी के पास में। उसमें पंडित महेश द्विवेदी वहाँ पुजारी हैं। उन्होंने सूचना दी है कि सुबह जब उन्होंने मंदिर गए थे तो वहाँ के ताले टूटे हुए देखे थे और अंदर जो दान पेटी थी वो गैस कटर से कटी हुई थी। फिर अभी उन्होंने कुछ फुटेज भी उसके निकाले हैं। फुटेज CCTV कैमरा वहाँ लगा हुआ है, वो प्राप्त करके प्रस्तुत किए हैं। इसके आधार पर वह भी उपस्थित हुए हैं और मामला दर्ज किया जा रहा है। जैसे तथ्य प्राप्त होंगे वैसे विवेचना आगे की जाती है। अभी वो स्पष्ट नहीं है। अभी तिजोरी में कुछ रुपए मिल भी गए हैं, कुछ नोट, कुछ सिक्के उसी में थे और चूंकि 2-3 महीने का हिसाब है तो 5-7-8 हज़ार रुपये जो भी वो बताएंगे उस हिसाब से मामला दर्ज करके आगे विवेचना की जाएगी। ये तथ्य अभी मेरे संज्ञान में दिया गया है कि पूर्व में भी इस तरह का प्रयास हो चुका है और उसको दिखवा लेते हैं। यदि पूर्व में वो ट्रेस हुए होंगे
और जैसा कि बताया जा रहा है कि फुटेज में वो काम करते हुए दिख रहे हैं। आसपास भी हम और सूचना लगाएंगे, जो इस तरह के संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ करेंगे, जानकारी लेकर के इस मामले को शीघ्र अतिशीघ्र ट्रेस कर दिया जाएगा। किसी पर शंका है क्या इनको? अभी तक तो कोई भी शंका अभी प्रकट नहीं की है। मंदसौर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जानकारी ले आई है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। अब पुलिस कब तक चोरों को पकड़ पाती है, ये तो भगवान जगन्नाथ ही जाने। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मध्य प्रदेश के पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के संदर्भ में शुक्रवार को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार अजय हिंगे को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों और कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 31% महंगाई भत्ता स्वीकृति आदेश दीपावली के पूर्व जारी कर दिए थे, लेकिन प्रदेश में केवल 8% महंगाई भत्ते का ही आदेश जारी हुआ है। वह भी केवल कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ही है, जो MP में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों के साथ अन्याय है। ज्ञापन में पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि केंद्र व अन्य राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेशों के समान 31% महंगाई भत्ते के आदेश प्रदेश में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जारी करवाया जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष अशोक सागर, बालचंद्र वर्मा, अनिल पिपलादिया, सुरेश गुजरिया, विनोद पवार, विनोद जैन, हरीश उपाध्याय, रमेश चंद्र जोशी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जो राज्य सरकार के जो पेंशनर्स लोग हैं और जो पेंशनर्स होने वाले हैं, उनके मांग के संबंध में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। बड़ी विचित्र चीज़ है कि जब हम लोग एक GST की बात करते हैं, एक देश और एक कर की बात करते हैं, लेकिन बड़ा विडम्बना है कि जब केंद्र सरकार ने 31% महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया है और कई राज्य सरकारों ने भी 31% महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जो अपने आप को कड़की बोलती है, वो 5% जो कि पूर्ववर्ती सरकार ने घोषित कर दिया था महंगाई भत्ता, उसको निरस्त करके मात्र 8% महंगाई भत्ता दिवाली के पूर्व दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो सरकार, जो भाजपा नीति सरकार है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल की हो, जो ये बात करना चाहती है कि हम एक देश, एक कर और एक संविधान बनाना चाहते हैं, सभी कुछ एक चीज़ ही बनाना चाहते हैं, उसमें भी ये 8% और 31% का जो लोचा है वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। माननीय शिवराज जी सरकार जो कि यहाँ पर हैं, और अभी जब जावद आए थे उन्होंने बोला था, भरे मंच से बोला था कि भाई हम लोग कड़का हो चुके हैं, आपका मामा कड़का हो गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सी पढ़ाई आपने की है कि जो एक कड़का होने के बाद भी उस पद पर बैठे हुए हैं। हमने ज्ञापन के माध्यम से भी मांग की है कि अगर आप कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकते हैं, 8% की जगह 31% पेंशन नहीं दे सकते हैं, तो आपको तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहिए उस पोस्ट पे, मुख्यमंत्री की पोस्ट पे, जो प्रदेश सरकार को सही से चला सके और खजाने को भर सके। आप एक तरफ देखें कि पेट्रोल के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में है, उसके बाद भी आप कड़की बोलते हो सरकार को। इसका हम तो पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि तुरंत पेंशनर्स को 31% का महंगाई भत्ता स्वीकृत किया। शुक्रवार सुबह भारतीय किसान संघ जिला नीमच के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए नीमच MPEB ऑफिस में पहुंचे, जहां उन्होंने इन दिनों किसानों को हो रही विद्युत से संबंधित परेशानियों के संदर्भ में एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि दिन के समय किसानों को सिंचाई के लिए 12 घंटे विद्युत उपलब्ध कराई जाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि दिन के समय किसानों को सिंचाई के लिए 12 घंटे विद्युत उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जिन विद्युत DP पर अधिक लोड है, उनका लोड कम किया जाए, खराब DPO को बदला जाए, मेंटेनेंस व ओवरलोड की समस्या का समाधान किया जाए, ताकि सिंचाई के कार्य में किसानों को परेशानी ना हो। इस दौरान भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य व नीमच जिले के तीनों विधानसभा के भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस आशय की जानकारी भारतीय किसान संघ के सचिव नीलेश पाटीदार ने दी। किसान संघ ने विद्युत विभाग से जो अभी वर्तमान में जो बिजली सप्लाई कृषि कार्यों के लिए जो बिजली दी जा रही है, उसका शेड्यूल जो है वो न्याय संगत नहीं है। रात के समय बिजली दी जा रही है। इसमें किसानों को शारीरिक रूप से भी, चूँकि ठंड का समय है तो शारीरिक रूप से परेशान हो रहा है, साथ में आर्थिक परेशानियाँ भी किसान को झेलना पड़ती है। तो उसको लेकर हमने आज AC साहब से चर्चा भी करी है, उनको ज्ञापन भी दिया है। उसमें हमने ये मांग करी है कि किसानों को लगातार 12 घंटे कम से कम 3 फेज बिजली दी जाए और दिन के समय में अधिकतम बिजली दिन के समय में दी जाए, ताकि रात को किसानों को सिंचाई के लिए खेतों पर ना जाना पड़े। साथ ही जो ओवरलोड ट्रांसफार्मर है, उनको अंडरलोड
किया जाए। उसके अलावा जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं वो विभाग द्वारा ही, विभाग की निगरानी में उनको बदलवाने का कार्य होना चाहिए। अभी वर्तमान में किसानों को ट्रांसफार्मर उतार कर लाना पड़ता है और किसान जान माल का नुकसान अलग, क्योंकि बिजली का मामला है, बिजली किसी को छोड़ती नहीं है और ऐसे में यदि कहीं अचानक बिजली आ गई तो किसान को जान का खतरा भी बना रहता है। तो हमने अधिकारी जी से बात यही करी है कि जो ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं उसमें विभागीय कर्मचारियों द्वारा ही बदला जाए। साथ में बहुत से ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिनमें ऑयल कम हो गया है, उसकी वजह से वोल्टेज समस्या आती है, बार बार बिजली ट्रिप होती है, तो उसमें ऑयल भी डाला जाए और उनका मेंटेनेंस किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ट्रांसफार्मर जलने से भी बचेगा, शासन प्रशासन का भी पैसा बचेगा। तो इन कुछ बातों को लेकर आज हमने एसी साहब से चर्चा करी। अभी उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया? एसी साहब ने कहा है हम आपकी बात को ऊपर अधिकारियों को अवगत करा देंगे और उसके अलावा उनके स्तर पे जो जिले स्तर की जितनी भी समस्याएं उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इन सबको व्यवस्थित कर देंगे और उसमें बिजली आपको जो तय समय जो रहता है उस समय पर ही बिजली सप्लाई की जाएगी। और हमने ये मांग भी करी है कि जब बिजली चालू रहती है तो उसके बीच में ट्रांसफार्मर बदलने के लिए कोई अनुमति ना मिले, क्योंकि उसमें किसानों को समय व्यर्थ होता है। तो यदि अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आपका अगला कदम क्या होगा? यदि हमने प्रशासन को और शासन को अवगत कराया है और ये हमने पहली बार इस बात को लेकर बात रखी है, यदि विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो आगे हम हमारी योजना जो भी प्रदेश स्तर पर तय होगी उस योजना के अनुरूप हमारा आंदोलन, जो भी धरना देना है या आगे जो भी रणनीति बनेगी वो हम करेंगे। अग्रवाल समाज नीमच के द्वारा 5 दिवसीय तुलसीदास कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ, जो 14 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 14 नवंबर को तुलसी विवाह कार्यक्रम किया जाएगा। माताजी पूजन के लिए महिलाएं शीतला माता मंदिर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची। इस दौरान नृत्य गायन का भी आयोजन किया गया। गीत गाती हुई महिलाएं कलश लेकर नीमच के प्रमुख बाजारों से होकर गुजरी। 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत अन्य गतिविधियों का भी आयोजन इस दौरान किया जाएगा। अग्रवाल समाज द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह के भारतीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। माताजी पूजन के दौरान बैंड बाजों की धुन पर महिलाओं ने नृत्य भी किया। अग्रज्योति महिला संस्था के द्वारा तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह है, उसका आज माताजी पूजन निकाला गया बावड़ी वाले बालाजी से कुम्हारा गली माताजी पूज के नरसिंह मंदिर पे। ये 3 दिवसीय, ये मुख्य रूप से 3 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन 5 दिन से चल रहा है। एक दिन हमने बाण बैठाया, कल मेहंदी का प्रोग्राम हुआ, आज माताजी है, कल तिलक और महिला संगीत और परसों फेरे। 2 दिन का प्रोग्राम और बाकी है, कल और परसों दोनों दिन किलेश्वर में प्रोग्राम है दोपहर में 3 बजे से। 14 तारीख को 4 बजे बारात स्वागत, उसके बाद गोधूली वेला में फेरे और उसके बाद डिनर। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें हमने एक दिन मेहंदी और एक दिन बाण बिठाया था और अब 2 दिवसीय प्रोग्राम और बचे हैं। आज हमने माताजी पूजन रखा था जो बाजार द्वारा पूरा निकाला गया है। 14 तारीख को हमारी शादी है शालिग्राम जी के साथ तुलसी माता की। नीमच कृषि उपज मंडी में इन दिनों उपज की बम्पर आवक हो रही है, जिसके चलते व्यापारी और किसान दोनों ही खुश नजर आ रहे हैं। बीते दिनों त्योहारी सीजन होने के कारण मंडी में आवक अपेक्षाकृत उतनी अधिक नहीं थी, लेकिन अब रोजाना हजारों क्विंटल उपज लेकर किसान नीमच ही नहीं, आसपास के जिले और पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी आ रहे हैं। नीमच कृषि उपज मंडी में व्यापारी संघ के प्रतिनिधि नवल मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि उपज मंडी में उपज की आवक अच्छी हो रही है। किसान उपज लेकर पहुंच रहे हैं ताकि आगामी फसल की तैयारी वे अच्छे तरीके से कर सके।
वहीं कृषि उपज मंडी में धनिया और कलौंजी अजवाइन की आवक भी बढ़ गई है। अब किसानों को इन उपज की नीलामी की जानकारी मिल रही है, इसलिए वे बड़ी मात्रा में धनिया, कलौंजी और अजवाइन लेकर भी पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर मंडी में उपज के दाम रहेंगे और आवक भी रहेगी। मंडी में बहुत बढ़िया आवक है। अब तो एकदम फीडली माल आ रहा है। धनिया है 2,500 बोरी कम से कम आज, गेहूँ है 10,000 बोरी गेहूँ है, सोयाबीन है, लहसन है 15,000 से ऊपर माल की आवक अब तो रहेगी ना भाई। अब तो कारण क्या, जो भी माल है बैलेंस सबको बेचना है किसान को। नई फसल उसके सामने खड़ी है खेत में पुरानी, और अब यार नए सिरे से जो बोनी चल रही है उसमें किसान व्यस्त हो जाएगा। इसलिए मंडी में तो ये तो टाइम रहता ही आवक का। नवंबर दिसंबर खूब आवक आएगी, उसके बाद जाके फिर फरवरी मार्च में नया माल आएगा। इसलिए मंडी में आवक अच्छी है, बड़ी ओवन पे है मंडी पूरी। भाव को लेकर भाव सब बढ़िया चल रहे हैं, आकर्षक भाव है, कोई मध्य वाला नहीं, सब तेज है। आज बाजार में धनिया सरी का आइटम 200 तेज है, मतलब बाकी सारी मंडियाँ तेज ही होगी। मैं तो अभी यहीं लीलाम में भाग ले रहा हूँ। मंडियाँ अच्छी है, खूब व्यापार है, खूब माल आवक अच्छी है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।